इंडियन रिजल्ट वाले प्रोजेक्ट जैंगो में हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जैसे इंसर्ट का काम, एडिट का काम, डिलीट, कॉलिंग ये कंप्लीट कर चुके हैं। सर्च के लिए हम कल हेडर फाइल में यहाँ पर सर्च के लिए पट्टी बनाए थे, उसको थोड़ा सा हल्का सा डिज़ाइन और करना है। उसका एक्चुअल में साइज़ थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं, 60-70 के आसपास कर देते हैं। अब इसके अंदर डेटा फीड करना है हमको, और जब हम लोग इसमें कुछ टाइप करें या सर्च करें तो अभी हम लोग फ़िलहाल सर्चिंग को नाम से सर्च करते हैं, बाद में बाकी कॉलम को ऐड करना सीखेंगे। अभी एकदम सिंपल बनाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे सर्चिंग का अलग, यानी जैसे होम है वैसे एक सर्च के लिए फंक्शन अलग। तो उसका नाम सर्च ही रख लेते हैं, और वो रिक्वेस्ट पास होगा, डाटा ब्लैंक रखेंगे, और डाटा के अंदर में उसी वेरिएबल को यूज़ करेंगे जो लूप चला रहा है, यानी रिज़ल्ट्स। और इस रिज़ल्ट्स के अंदर में यहाँ पर रिज़ल्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट, और यहाँ पर इस जगह पर हम लोग रिज़ल्ट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट क्या करेंगे, फ़िल्टर करेंगे। फ़िल्टर से क्या होगा, खोज के निकालेगा। ठीक है, तो अगर हम फ़िल्टर में लिखेंगे यहाँ पे नेम इज़ इक्वल टू नाम में जो मिले, और यहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट, यहाँ से सर्च वाला कंटेंट निकाल लेते हैं, तो सर्च इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, सॉरी गेट मेथड से आएगा, गेट डॉट गेट, ये गेट डेटा लेने के लिए, और वो गेट मेथड है, कैपिटल वाला गेट मेथड है, और जो गेट है वो फंक्शन है डेटा लेने के लिए। तो सर्च नाम का इनपुट होगा जिसमें डेटा यहाँ सर्च में स्टोर हो जाएगा, और वो नाम के बराबर होना चाहिए, नाम के बराबर होना चाहिए। इसके बाद हम अपना रिटर्न लाइन लिखेंगे, रेंडर करेंगे, और यहाँ पर पेज सेम रखेंगे, यानी हमको सर्च करके उसी पेज में आना है, index.html में। तो हम लोग का ये जो सर्च का फंक्शन है ये तैयार हो गया। अब हम लोग आएंगे URL में, इस जगह पर जैसे डिलीट को इंपोर्ट किए वैसे सर्च को इंपोर्ट कर लेंगे, और इस जगह पर path /search, ठीक है, और कुछ नहीं करेंगे, इसका कॉमा लगाएंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे, और इसका भी नाम लिखेंगे, तो सब कुछ सर्च। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि उल्टा हो गया, यहाँ लास्ट में स्लैश लगता है। इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर हम लोग हेडर में जो फॉर्म बनाए उसका सबमिशन इसी राउट पे कराएंगे। ठीक है, तो इस राउट पे कराने के बाद हम लोग यहाँ पर राउट का नाम लिख देंगे, और ये इस जगह पर नेम, और नाम लिखने के बाद हम लोग इस जगह पे करेंगे सर्च, और यहाँ करेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है, सबमिट का नाम की ज़रूरत नहीं है, इसका ज़रूरत है। ठीक है, तो इसका नाम होना चाहिए, तभी तो हम लोग यहाँ से पिक कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर फॉर्म में बन गई। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें जो नाम दिख रहा है तुमको, अभी एडिट कर देते हैं क्योंकि नाम अजीब अजीब है। देखो, अब हम राम नाम से सर्च करते हैं, हो गया, लेकिन एक प्रॉब्लम देखो, ये हाल टाइप करें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। वजह है टेक्स्ट वाइट किया हुआ लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसमें जो इनपुट टाइप में टेक्स्ट ब्लैक कर दो, ताकि वो टाइप जो कर रहे हैं कम से कम दिखे, नहीं दिख रहा है। टेक्स्ट ब्लैक इसमें काम नहीं कर रहा है, तो तुमको ऊपर से वाइट हटाना पड़ेगा, और तुमको अलग अलग इंडिविजुअली यहाँ देना पड़ेगा। इस सब में जिसका वाइट अलग अलग दे सकते हो। अब जो टाइप करें वो दिखना चाहिए, हाँ दिख रहा है, श्याम, देखिए। लेकिन कोई अगर YAM लिखेगा, श्याम का छोटा भाग, तो सर्च नहीं होगा। इसकी वजह है कि हम लोग यहाँ पे लाइक क्वेरी नहीं चलाए हैं, जो कि DBMS के अंदर क्वेरी चलता है। तो नॉर्मली हम लोग DBMS के अंदर जो लाइक क्लाउज है वो ऐड कैसे करेंगे, देखो जैंगो में कितना आरामदायक है ये काम। अगर हम नाम से खोज रहे हैं तो 2 बार अंडरस्कोर नेम के आगे लगा देंगे, 2 बार अंडरस्कोर लगाएंगे, और उसके बाद कंटेंट लिखेंगे, कंटेंट्स, बस हो गया, ये लाइक क्लाउज बन गया। यानी नाम के अंदर कंटेंट करना चाहिए जो तुम सर्च कर रहे हो, ना कि पूरा नाम चाहिए। तो 2 बार अंडरस्कोर लगाने से मैजिक मेथड यूज़ होता है। यहाँ पर हम लोग नेम एट्रीब्यूट का नाम है, यानी कि कॉलम का नाम है, 2 बार आपको लगाना है अंडरस्कोर, और लिख देना कंटेंट्स। ठीक है, अब हम लोग इस पार्ट पे पहुंच गए कि हम लोग जब श्याम सर्च करेंगे तो देखो YAM, श्याम में YAM है या नहीं है,
तो उस नाम में कंटेंट कोई चीज़ करेगा तो भी सर्च करेगा। देखो श्याम, अच्छा राम में AM है और श्याम में भी AM है, दोनों आना चाहिए। देखो RA राम में सिर्फ है, श्याम में नहीं है, देखो राम सिर्फ आ रहा है। इसका मतलब है कि आगे पीछे बीच का कंटेंट कुछ भी सर्च कर सकते हैं। अब देखो श्याम में YA है, तो YA से भी सर्च हो जाएगा, यानी सर्चिंग कंटेंट करने से सर्च होगा। अब इसमें एक और मुद्दा है जो हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताते हैं। अगर हम YAM लिखें लेकिन कैपिटल में लिखें तब क्या होगा? तो कैपिटल स्मॉल में सर्च नहीं हो पाएगा, क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं। देखो ठीक है, आराम से होगा। लेकिन इसके लिए अगर तुमको लगता है कि कभी कैपिटल स्मॉल का झंझट हो सकता है, तो इसकी जगह कंटेंट की जगह आई कंटेंट लिख दो। आई का मतलब होता है इन केस सेंसिटिव। इन केस सेंसिटिव मतलब केस का कैपिटल होना है या स्मॉल होना है, फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आई कंटेंट्स बस हो गया। अगर तुम यहाँ पर और भी क्वेरी चलाना चाहते हो तो तुमको यहाँ पर क्यू टेम्पलेट इस्तेमाल करना पड़ेगा। फ्रॉम Django डॉट ऐप डॉट रुको, फ्रॉम Django डॉट एप्स डॉट मॉडल्स डॉट, रुको मैं भूल गया, एक बार मैं देख लेता हूँ। क्यू नाम है उसका, क्यू मतलब क्वेरी, क्यू फंक्शन इन Django। इंपोर्ट का लाइन भूल गया मैं, कॉम्प्लेक्स क्वेरी बनाने में काम आता है। इसको Django का क्यू ऑब्जेक्ट बोलते हैं, बहुत ही मशहूर है ये। अच्छा इंपोर्ट होगा, ये तो मॉडल हो गया, ये क्वेरी हो गई। ठीक है ठीक है, अच्छा मैं सर्च कर लेता हूँ, इस पेज में है ही नहीं। कॉम्प्लेक्स क्वेरी के लिए क्यू होता है, वही हम खाली देख रहे हैं इंपोर्ट, हाँ ऐसे होता है। देखो ठीक, देखो जब तुमको नाम और मोबाइल नंबर दोनों के साथ सर्च करना है तो तुम्हारे पास फ्रेमवर्क में एक फंक्शन है जिसको तुमको यहाँ इंपोर्ट करना होगा। तो इसको इंपोर्ट Django डॉट DB डॉट मॉडल्स और इंपोर्ट क्यू। देखो Django डॉट DB डॉट मॉडल्स इंपोर्ट क्यू। ये एक मज़ेदार चीज़ है कि क्यू में तुम है ना, क्यू नाम का एक पूरा का पूरा यहाँ पर ऐसे क्यू लिखो, कैपिटल क्यू है, ठीक है। ये एक कंडीशन हो गया, और का साइन लगा के दूसरा कंडीशन भी बना सकते हो। तो दूसरा कंडीशन ये है कि जो कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट नाम है कॉलम का, कॉन्टैक्ट जो है वो बराबर होना चाहिए सर्च के। अब ये देखना है कि कॉन्टैक्ट ही नाम है या कुछ और नाम है। बोल रहा कॉन्टैक्ट इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा दो क्यू ऐसे नहीं, एक क्यू और दूसरा क्यू लगाने के लिए दूसरा क्यू, और का साइन और फिर से क्यू, और इसमें लिखेंगे, ध्यान से देख लो सिंटेक्स, कॉन्टैक्ट और सर्च के बराबर होना चाहिए। तो देखो एक क्यू यहाँ पे फिल्टर में, ये इसका मतलब हुआ कि नाम होगा या तो कॉन्टैक्ट नंबर होगा। तो क्यू एक ऐसा फंक्शन जिससे मल्टीपल क्वेरीज बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स क्वेरी बना सकते हैं। तो क्वेरी क्या बनेगी? क्वेरी ये बनेगी, अगर तुम MySQL जानते हो, DBMS टॉपिक पढ़े हो, तो उसका क्वेरी बनेगा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम रिजल्ट्स, उसके बाद आएगा वेयर नेम लाइक, ठीक है, और इसके बाद नाम बराबर है सर्च क्वेरी के, उसके बाद और कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू सर्च। देखो ये बनेगा क्वेरी। अगर तुम MySQL के साथ वाकिफ़ हो तो तुमको पता होगा कि ये MySQL का क्वेरी है जो कि इस लाइन को लिखने से बन जाएगा। मतलब ये तुम्हारा ORM है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मॉडल, जिसको हम लोग यहाँ डिज़ाइन कर लिए। तो इससे बैकएंड में यानी अपने आप ये क्वेरी तैयार होगा।
और यही क्वेरी डेटाबेस पे चलेगा तो सारा काम कर जाएगा। तो हम लोग जो डेटाबेस में क्वेरीज़ लिखते हैं वही क्वेरीज़ होता है, बट इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए ORM का इस्तेमाल किया जाता है, ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप। इससे क्या होगा कि थोड़ा याद करना भी आसान हो जाता है और ये सब मैनेज करना भी थोड़ा आसान हो जाता है, क्वेरी से आसान हो जाता है। तो देखो ओह सॉरी, वापस से देखो। अब मैं कॉन्टेक्ट नंबर भी टाइप करूँगा 234567, देखिए। तो कॉन्टेक्ट नंबर से भी खोजा जा सकता है, सर्च किया जा सकता है, आराम से इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मुद्दा है, कि नाम से सर्च हो गया, कॉन्टेक्ट से सर्च हो गया, क्या ईमेल से भी सर्च हो सकता है? तो इसके लिए ईमेल का भी क्वेरी तुम लगा सकते हो, और यहाँ पे और का साइन लगा दो और फिर से क्यू वाला फंक्शन लगाओ और बताओ कौन सा कॉलम के साथ मैच होगा। देखो, तो अब यहाँ पर और ईमेल क्वेरी कैसे बना होगा? ईमेल सर्च के बराबर हो। सर्च मतलब मेरा क्वेरी जिससे हम सर्च कर रहे हैं। तो मोटे मोटे तौर पे तुम एक से ज़्यादा कंटेंट्स यहाँ पे पास कर सकते हो और तुम्हारा सर्च क्वेरी बेइंतहा मस्त हो सकता है। देखो जैसे यहाँ पे देखोगे, ओह सॉरी, ये सर्च हटाओ, हाँ ये देखो r@gmail.com, ये ईमेल आईडी है। सर्च करते हैं, काम करता है? नहीं किया। कॉन्टेक्ट नंबर नॉट एक्सपेक्टेड, ये 3 ठो और लगाने पे दिक्कत है। अच्छा, ये कॉन्टेक्ट नंबर से मैच करने लगा। यानी जब हम लोग क्वेरी चला रहे हैं तो ये ईमेल आईडी से ना खोजकर कॉन्टेक्ट के कॉलम में खोजने लगा, ठीक है। चलो ठीक है, ईमेल आईडी को अभी हटा देते हैं क्योंकि 2 वेयर का क्लाउज लग जाएगा तो दिक्कत आएगा। वापस पीछे आओ, नाम से और कॉन्टेक्ट नंबर से लो। नाम से भी दिक्कत आ रहा है। एक काम करते हैं, ये दोनों क्वेरी को एक जगह पे स्टोर कर लेते हैं। क्वेरी नाम से यहाँ स्टोर कर लिया, उसके बाद इसमें यहाँ डाल देते हैं क्वेरी। अब समझ में आएगा कि कॉन्टेक्ट आई कंटेंट, ठीक है। मोबाइल नंबर से 234567, ठीक है। चलो हो गया। तो अब यहाँ पे आई कॉन्टेंट इसमें भी लगा दिया, इसमें भी लगा दिया। दोनों जगह लगाने से क्या हुआ, मेरा सर्च दोनों चीज़ से होने लगा, ठीक है। और अगर तुमको ईमेल आईडी भी ऐड करना है तो तुम यहाँ से ऐड कर सकते हो, फिर से क्यू फंक्शन और लिखोगे ईमेल आई कॉन्टेंट्स और सर्च, यानी ईमेल के अंदर भी कोई भाग है तो उसको भी सर्च करो, ऐड। हाँ थैंक यू। देखो अब ईमेल आईडी देखो r@gmail.com है ना, सर्च करो, काम कर गया। देखो रॉक है ईमेल आईडी में ना, रॉक, वो भी सर्च कर रहा है, यानी हर पॉसिबल सर्च से सर्च हो जाएगा। तो हमारा क्वेरी सर्चिंग का बहुत ज़बरदस्त वाला बन गया, ठीक है। और ये तो हम कमेंट में से बता रहे थे आपको कि कैसे काम करता है। चलिए अब हम लोग रिज़ल्ट के व्यू का पेज बनाते हैं। यहाँ पर व्यू वाला बटन बनाते हैं। इसके लिए जहाँ कॉलिंग कर रहे हैं यानी इंडेक्स में, उस जगह पे आते हैं और यहाँ पर एडिट के साथ साथ एक तो और बटन बनाते हैं, इसका नाम होगा व्यू रिज़ल्ट और उसको कलर में ग्रीन करते हैं। अब जो कलर में ग्रीन कर दिया है, ये वाला बटन तैयार हो गया। अब हम लोग एक पेज बनाना चाहते हैं जिसमें पूरा डिटेल दिखे, किसका, मार्कशीट का। तो पूरा डिटेल दिखाने के लिए अलग से पेज होगा मेरे पास जिसका नाम होगा result.html। और हम लोग ऊपर वाला जो मेरा मेन पेज है उसको कॉपी पेस्ट कर रहे थे। देखो हेडर से लेकर ऊपर तक का तो सेम ही रहेगा, तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और रिज़ल्ट में भी पेस्ट कर दो, ठीक है। और ये बॉडी टैग बंद हो गया, बॉडी
और ये HTML टैग बंद होगा। ठीक है, ये देखो Django टेम्पलेट किया हुआ है, इसको हम HTML कंटेंट में कन्वर्ट कर देते हैं और अपना HTML करते हैं फ्लिक्स। अच्छा एक चीज़ देखो, इंडेक्स में इसमें हम टेलविन कैसे ऐड किए? कैसे ऐड होगी ये टेलविन? अच्छा नीचे लगा हुआ है, सॉरी, वही हम ढूंढ रहे कहाँ लगा दिए हम। हाँ नीचे लगा हुआ, मतलब यहाँ पे भी नीचे लगाना होगा। स्क्रिप्ट src https तो कॉलन cdn tailwindcss.com। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग क्लोज। देखो ठीक है, cdn मेथड लगा दिए तो ये यहाँ पे भी अवेलेबल हो गया। अच्छा एक बात और सुनो, यहाँ पर अब हम लोग मेन पेज पे डिज़ाइन करने जा रहे हैं क्या चीज़ का, तो इसको सेंटर में डाल देते हैं, आइटम सेंटर और अंदर में डिव क्लास नेम और लिखते हैं W-6/12 यानी हाफ ऑफ 5/12 कर देते हैं और ये बीच में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग एक टेबल स्ट्रक्चर तैयार करते हैं और इसका क्लास होगा बॉर्डर और W- और ये टेबल टैग बंद। इसके बाद हम लोग अपना TR टैग बनाएंगे, TH टैग बनाएंगे और लिखेंगे यहाँ पे व्यू रिज़ल्ट, नहीं पर्सनल डिटेल्स। ठीक है, और इसमें कॉल स्पैन का इस्तेमाल करते हैं, कॉल स्पैन 4। इसके बाद हम लोग इसके जस्ट नीचे एक नया TR बनाएंगे और उसमें नाम वगैरह ऐड कर देंगे। इसका कॉल स्पैन 2 होगा और ये देखो फुल नेम, और इसी तरीके से नाम यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, इसी तरीके से फिर हम लोग नाम, फादर नेम, स्कूल नेम, क्या क्या था कॉलम में, मॉडल्स में देख सकते हो तुम, तो ईमेल और फादर नेम, कॉन्टैक्ट, तो ये सब चीज़ें यहाँ ऐड करेंगे। एक हो गया फुल नेम, फादर नेम, स्कूल नेम, उसके ईमेल और कॉन्टैक्ट, ईमेल कॉन्टैक्ट, तो ईमेल हो गया ये और कॉन्टैक्ट हो जाएगा ये। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे टेलविन यूज़ कर रहे हैं तो सब में क्लास लगाना ही पड़ेगा। क्यों बताओ? क्योंकि इसका बॉर्डर और पैडिंग टेलविन में एक एक TD का अलग अलग देना पड़ता है। देखो तो क्लास, बॉर्डर और पैडिंग। ठीक है, ये हो गया कॉन्टेक्ट तक। अब आते हैं हेडिंग, जैसे ये दिया हुआ है वैसे हेडिंग देते हैं। ये हेडिंग में क्या करना है, मार्क्स का डिटेल दिखाना है, तो यहाँ लिख देंगे मार्क्स डिटेल। ठीक है, इसके बाद नया TR, TH और देखो सब्जेक्ट, उसके बाद टोटल मार्क्स, उसके बाद कितना पास मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स। अभी देखो ये जैसे मैथ्स है, ठीक है, उसके बाद हम लोग को टोटल मार्क्स मान लो है 100 नंबर का, पास मार्क्स मान लो 33 है और ऑब्टेन मार्क्स जो आएगा वो डाल देना है। इसी तरीके से जैसे मैथ का हुआ है वैसे 5 सब्जेक्ट है, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, तो सबके नाम यहाँ चेंज कर देते हैं, हिंदी, और ये देखो इंग्लिश, ये हो गया तुम्हारा सोशल, और ये हो गया साइंस। ठीक है, सोशल साइंस सोशल हो गया, SST इसको कहते हैं। तो ये तुम्हारा डिज़ाइन हो गया। अब इसमें तुम एक और TR बनाओ। अच्छा एक और कन्फ्यूज़न देखो कितना ज़बरदस्त हो गया, इस सब में लगेगा बॉर्डर और सब में छोड़ दे रहे हैं बॉर्डर और पैडिंग 3, जितना दिए हैं सबको उतने ही दे रहे हैं। कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, टाइम थोड़ा बच जाएगा, लिखना नहीं पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से
सब में कॉपी पेस्ट करना था। इसमें भी देखो, तो बूटस्ट्रैप से कर रहे तो नहीं करना पड़ता है, लेकिन हाँ टेलविन में ये सब कर दो, ठीक है। अब देखो ये जो टी आर है, टी एच सॉरी, और इसमें कॉल स्पैन 4 हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे रिजल्ट डिटेल्स। टोटल मार्क्स कितना आया, इसके नीचे नया टी आर, नया टी एच, टोटल मार्क्स कितना आया, टी डी। टोटल मार्क्स जो होगा यहाँ दिखेगा, टी आर, टी एच, और ये हो गया डिवीज़न। डिवीज़न क्या आया, ठीक है। इस सब में भी बॉर्डर मिसिंग है, देखो एक साथ, अरे क्लास नेम, बॉर्डर और पैडिंग बराबर बराबर सब में। इसमें देखो यहाँ पे भी बॉर्डर का मिसिंग है। हेडिंग के तो हम लगता है सब जगह हेडिंग में मिसिंग है। बॉर्डर पैडिंग 3 यहाँ पे देखो तो इसमें ठीक है, ऊपर वाला में ठीक है, सब ठीक है। तो ये हो गया मेरा टेबल स्ट्रक्चर जिसमें हमको अपना डेटा फीड करना है। तुमको इसका पेज का व्यू पहले बनेगा, बिना व्यू के हम इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो व्यू का नाम होगा व्यू रिज़ल्ट, ठीक है। रिक्वेस्ट पास किया और किसका रिज़ल्ट देख रहे हैं उसका आईडी पास होगा, तो इसका नाम रिज़ल्ट आईडी रख लेते हैं, ठीक है। कॉलन रिटर्न व्यू सॉरी रेंडर रिक्वेस्ट और पेज का नाम क्या नाम है, रिज़ल्ट डॉट HTML। और अब हमको मैच करके डेटा भी बुला लेना है, तो हम यहाँ लिखेंगे डाटा के अंदर में यहाँ पे रिज़ल्ट होगा। रिज़ल्ट नहीं लिखा है, रिज़ल्ट अकेला है। रिज़ल्ट मॉडल को बुलाया और ये ऑब्जेक्ट्स होता है, ये बात हम तीसरी बार बता रहे हैं। और उसके बाद हम लोग फाइंड, तो आईडी के बराबर, आईडी मतलब कॉलम है आईडी, है ना। तुम आईडी की जगह पीके भी लिख सकते हो, प्राइमरी की के बराबर या आईडी के बराबर जो रिज़ल्ट आईडी है वो डेटा ले लो और डाटा को पास कर दो। सिंपली व्यू का पेज बन गया। अब इसके बाद इसका राउट बनेगा, काम ख़त्म। पाथ स्लैश व्यू रिज़ल्ट, ठीक है, स्लैश एंगुलर ब्रैकेट आई इंटीजर होगा, नाम क्या है वहाँ रख के है रिज़ल्ट आईडी, ठीक है, और लास्ट में स्लैश लगा दीजिए। फंक्शन का नाम व्यू रिज़ल्ट, और व्यू रिज़ल्ट जो है वो पास होना चाहिए यहाँ पे। व्यू रिज़ल्ट देखो पास हो गया, टी हो गया, आर होगा, और ये व्यू रिज़ल्ट नाम हो गया ये राउट का। तो हम लोग जब क्लिक करेंगे किस पे, ये व्यू रिज़ल्ट वाला बटन पे, तो एडिट पे ना जाके कहाँ जाएगा, व्यू रिज़ल्ट पे जाएगा, और क्या लेके जाएगा, आईडी लेके जाएगा। आईडी लेके पहुँचेगा और हम लोग इसको अपने व्यू में लेकर आएंगे। ये जो रिज़ल्ट है इससे मैच करेंगे डेटा को, जो मैच करेगा उसको इस वाले पे स्टोर कर देंगे और पास कर देंगे। कितना ही आसान है, आराम से हो सकता है। अब हम लोग इस पर क्लिक करके देख लेते हैं। देखो सॉरी, हाँ, राम पे क्लिक किया, शायद सर्वर में कहीं, देखो ये बोल रहा है, देखो डिड यू मीन, अरे नाम बदल चुके हम। तो कहीं पे भी कोई कर्सर रखो और उसके बाद सेव करने लगो, तो ये रीलोड होगा और सॉल्व हो जाएगा। ऐसा होता है। तो एक चीज़ तुम नोटिस करोगे कि एडिट का पेज खुल गया गलती से, क्योंकि लिंक अपडेट नहीं हुआ था। हाँ देखो क्या लिख रहा है, मैनेजर ऑब्जेक्ट डॉट गेट डॉट फाइंड इज़ नॉट अवेलेबल। फाइंड नहीं होता है, गेट होता है। और यहाँ पे हम क्या लिख दिया, फाइंड। जिस कलर भी दिख रहा है तुमको, कलर सही नहीं है उसका, इसका मतलब वहाँ गलती की है। फंक्शन होगा गेट, एक्चुअली में वो लारावेल में होता है, वो मिक्स हो गया। देखो डिज़ाइन सही है। अब इसमें डेटा पास करेंगे, फुल नेम, फादर नेम वगैरह। तो डेटा पास करने का मतलब है डेटा पास हो चुका है, क्या नाम से पास हुआ है, रिज़ल्ट नाम से। तो जहाँ रिज़ल्ट में आएंगे यहाँ पे नाम चाहिए, कर्ली ब्रैकेट रिज़ल्ट डॉट नेम या फुल नेम, पता नहीं क्या नाम था। हाँ 2 बार कर्ली ब्रैकेट होता है, एक ही बार लिखा हुआ। देखो श्याम आ गया नाम। इसी तरीके से हमको सब कुछ चाहिए, फादर नेम चाहिए, स्कूल नेम चाहिए, ठीक है। तो मल्टी कर्सर का इस्तेमाल करके जहाँ जहाँ फीड करना है वहाँ पेस्ट कर देते हैं, बाद में नाम बदल देंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिख देंगे, यहाँ पे ईमेल लिख देंगे, यहाँ पे
स्कूल अंडरस्कोर नेम लिख देंगे। अब इधर आ जाओ, मैथ का यहाँ पे दिखाना है, साइंस यहाँ दिखाना है, एसएसटी का यहाँ दिखाना है, इंग्लिश का यहाँ दिखाना है और हिंदी का यहाँ दिखाना है। अब नाम बदलो, हिंदी, इंग्लिश, सोशल, साइंस, मैथ। देखो ना मैथ आया ना साइंस आया, तो मैथ्स हो सकता है, देखो ये सही आ गया। साइंस का पूरा होगा, नई दिक्कत है तो मॉडल में चेक कर लो जाके, ठीक है। इंग्लिश ये भी पूरा होगा, छोटा नाम नहीं चलेगा। देखो सबका अब 10 मार्क्स आ गया, जो तुमको मिला है प्राप्त संख्या, प्राप्त अंक जो आपको मिला है यहाँ पे। उसके बाद आप इसका टोटल, तो एक फंक्शन बना के रखे हो, मॉडल में फंक्शन बनाए थे हम जिसका नाम था गेट टोटल मार्क्स। ये क्या कर रहा था, ये चार पाँचों को जोड़ के दिखा दे रहा था। यही काम तो हम चाहते हैं। तो हम अपने रिजल्ट में यहाँ पर नीचे में आएंगे इस जगह पे, और यहाँ पे सिंपली हम इस जगह पे लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट रिजल्ट डॉट गेट टोटल मार्क्स, सिंपल। देखो 159 टोटल हो गया। डिवीज़न भी ऐसे निकाल लो, डिवीज़न में नया TD और यहाँ लगाओ कंडीशन। कंडीशन क्या है कि अगर आपका 80% से ऊपर है, प्रतिशत से कैसे पता चलेगा, देखो गेट टोटल मार्क्स 300 से ऊपर है तो उसको कहो फर्स्ट डिवीज़न, ठीक है। 250 से ऊपर है, यहाँ पे सही करो, अच्छा यहाँ कर देखो परसेंटेज 60 से 250 से ऊपर है तो कहो सेकेंड डिवीज़न, और अगर 150 से ऊपर है तो कहो थर्ड डिवीज़न, और अगर इस सब में से नहीं है तो कहो फेल, ठीक है। क्या आया, फेल। तो बेसिकली थर्ड डिवीज़न आया तो थर्ड डिवीज़न दिखेगा। पीछे आ जाओ, दूसरे स्टूडेंट के पास आ जाओ, श्याम का खोलो, श्याम का देखो सब डेटा श्याम का है, और ये अच्छा श्याम ही खुला हुआ था, राम खोलो, देखो 205 थर्ड डिवीज़न। चलो इसको थोड़ा एडिट करके चेंज कर देते हैं, 32 की जगह 92 कर देते हैं, 91, 90, 85, इंग्लिश में 23। हालांकि एक और कंडीशन लगाना पड़ेगा कि 33 से अगर कोई भी सब्जेक्ट में कम है तो फेल ही माना जाए, तो वो भी कंडीशन हम लोग को ऐड करना होगा। अभी फ़िलहाल देखो ये, अब एक कंडीशन का बात समझो, जैसे हम लोग मैथ दिखा रहे हैं, साइंस दिखा रहे हैं, कोई भी अगर 80 से ज़्यादा है, प्रतिशत में 80 से ज़्यादा है तो उसके आगे D लगा हुआ होना चाहिए, डिस्टिंक्शन मार्क। और अगर 33 नंबर से कम लाया है तो उसमें F लगाना चाहिए, यानी फेल हो गया। तो इन दोनों का काम यहाँ पे तुम कोई मैकेनिज्म नहीं कर पाओगे। तुम आओगे आराम से मॉडल में, और तुम मॉडल में कुछ फंक्शन बनाओगे जैसे हम बना रहे हैं। देखो डिफ, इसका नाम रखते हैं गेट मैथ स्कोर, समझ में आया, डिफ गेट मैथ स्कोर, ये फंक्शन का नाम हो गया। कुछ भी नाम रख सकते हो, लेकिन यहाँ पर तुम अपना कंडीशन लगाओ, इफ़ अगर सेल्फ डॉट मैथ्स, ठीक है, ज़्यादा है 80 से तो उसको रिटर्न करो। कैसे रिटर्न करो, देखना ध्यान से, रिटर्न करो उसके सब्जेक्ट का नाम यानी मैथ्स, प्लस जोड़ दो, उसमें क्या जोड़ दो, D। लेकिन देखो ये इंटीजर है और ये स्ट्रिंग है, तो इसको दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने के लिए एक अच्छा तरीका मेरे पास है। देखो इसमें ना हम यहाँ बैकटिक का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, या फिर F सिंगल कोट में लिख सकते हो। F सिंगल कोट में तुम क्या लिख सकते हो, यहाँ पे परसेंटेज D लगा दो, जो तुम लोग C में पढ़े हो। तो F का मतलब फॉर्मेट टेक्स्ट हो गया, सिंगल कोट लगा दिया, डबल कोट भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज D की जगह क्या आएगा, तो हम यहाँ पे परसेंटेज का साइन देंगे, ऐसे परसेंटेज का साइन देंगे और ये वेरिएबल डाल देंगे। तो ये वेरिएबल ध्यान से देखना, ये वेरिएबल मैथ का वैल्यू परसेंटेज D की जगह पे आ जाएगा, और उसके बाद D कैपिटल लिखा हुआ आ जाएगा जो कि हमको चाहिए। और इसमें एलिफ लगाओ, एलिफ में ये लिखो कि अगर इसका वैल्यू
33 से कम है, किसी भी स्टूडेंट का 33 से कम मार्क्स है तो उसमें एफ जोड़ दो, यानी फेल जोड़ दो। ये कंडीशन हो गया। ये एक फंक्शन के लिए हुआ, ऐसे हमको सब में चाहिए, मैथ, साइंस, एसएसटी सब में चाहिए। तो हम लोगों ने इस चीज़ को फिर से फंक्शन बनाएंगे और उसमें गेट साइंस स्कोर कर देंगे और कंडीशन सेम, ठीक है। ऐसे ही एक और फंक्शन बना लो, डिफ गेट सोशल स्कोर, देखो, ठीक है। उसके बाद फिर से एक और, किसका, इंग्लिश का। तो मेरे सभी पेपर में, सभी सब्जेक्ट में सेम फंक्शन चाहिए। हिंदी के लिए सेम, और हो गया ना। देखो अब हम लोग जो डायरेक्ट मैथ साइंस का डेटा एक्सेस कर रहे हैं डायरेक्ट, वो ना एक्सेस करके अब हम लोग को फंक्शन को एक्सेस करना है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि हम लोगों को अब पब्लिक में दिखा सकते हैं कि कौन सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं, कौन से में डिस्टिंक्शन है। तो जैसे मान लो मैथ लगाना था, तो अब यहाँ पर लिखेंगे गेट मैथ्स स्कोर, समझ आया बात। अब ऐसे करके हम लोग सभी सब्जेक्ट का ऐड करते जाएंगे। तुम देखो यहाँ पे 92 आया तो क्या लिखा हुआ है, डिस्टिंक्शन आ गया। अब जैसे इसमें 23 आया तो इसमें फेल होना चाहिए, तो हम फेल करा के दिखाते हैं आपको। तो हम यहाँ लिखेंगे गेट साइंस स्कोर, इसमें लिखेंगे गेट सोशल स्कोर, ये सब फंक्शन का नाम रखा है हम। गेट इंग्लिश स्कोर, या हिंदी में देखो गेट हिंदी स्कोर, और बड़ी आसानी से हम लोग सब में देखेंगे। देखो इस सब 80% से ज़्यादा है तो डिस्टिंक्शन है, और ये फेल। इसमें एक कंडीशन और लगाना है कि अगर किसी भी हालत में, अगर किसी भी वजह से इसमें से कोई भी वजह से किसी एक में एफ है तो फेल हो जाए, तो इसके लिए लॉजिक लगाना पड़ेगा, फंक्शन लगाना पड़ेगा। तो ये तो टोटल मार्क्स निकालने का तरीका हो गया। चलो एक और फंक्शन बनाते हैं, डिवीज़न निकालने का तरीका। तो गेट डिवीज़न सेल्फ, और ये देखो अब भारी भरकम स्थिति कि अगर भैया ऐसा है, पहले तो टोटल मार्क्स नाम का एक वेरिएबल रख लिया, और वो इसी फंक्शन का गेट टोटल मार्क्स को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसके पास है। और हम यहाँ कंडीशन लिखते हैं इफ़, ठीक है, सेल्फ डॉट मैथ्स, ठीक है, लेस देन 33, और इसमें लगाते जाओ और सेल, और को लिखना पड़ता और ऐसे, ठीक है, सेल्फ डॉट साइंस 33 और सेल्फ डॉट सोशल और इंग्लिश हिंदी सब में 33। यानी इसमें से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू हो गया, जैसे ये कंडीशन हुआ, तुमको अगर छोटी ब्रैकेट में कवर करके दिखाया तो समझ में आ जाएगा। देखो और ये तो ये, या तो ये, या तो ये, या तो ये, या तो ये, यानी एनी सब्जेक्ट देखो टोटल कितना, 5 कंडीशन हो गया। कोई भी सब्जेक्ट में अगर है ना स्थिति ऐसी आती है तो फेल, नहीं तो टोटल मार्क्स से जज किया जाएगा। तो टोटल मार्क्स से जज करने का मतलब ये है कि देखो वहाँ जो कंडीशन बाहर लगाए वो हटा देंगे। अब हम 300 पे फर्स्ट माना जाए, ठीक है, फर्स्ट, 250 पे सेकंड माना जाए, 150 पे थर्ड माना जाए, और ये कंडीशन हटा दो, और इस सब में से कोई ना आए तो फेल माना जाए। तो मैंने डिवीज़न निकालने का भी यहाँ फंक्शन तैयार कर लिया। तो जब फंक्शन तैयार कर लिया तो अब वहाँ जो हम लोग इतना ताम झाम किए सब की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम लोग यहाँ लिखेंगे रिज़ल्ट, जो कि मेरा ऑब्जेक्ट है, और ये फंक्शन का नाम, बस आउटपुट चेक करो। ये क्यों फेल हो गया, 381 नंबर लाया तब भी, क्योंकि हिंदी में फेल हो। तो एक सब्जेक्ट में फेल होना, सब पूरा एग्ज़ाम फेल हो जाना। इसी तरीके से पीछे आओ और इसमें देखो, श्याम में लो, इसमें क्या हुआ, अच्छा एक बात तो हम गड़बड़ करके आ गए, बताते हैं क्या।
जब ना तो वो, इस सब में देखो, जब ना तो वो 80 है और ना तो वो 30 है, तब क्या है? तो सिंपली रिटर्न लिखना था जो है वो ही, सेल्फ डॉट इंग्लिश। इसका ये मतलब होता है कि जब वो ना ही 80 से ज़्यादा है ना तो 33 से कम है, तो नॉर्मली वैल्यू दिखाता था। तो ये लाइन तो हम मेंशन करना ही भूल गए। तो हम लोग सब में रिटर्न सोशल, इसमें रिटर्न साइंस, नॉर्मली जो वैल्यू है वो दिखा दो। हो गया? चलो अब पीछे आओ और श्याम का चेक करो। तो देखो जो 33 से कम था उसमें एफ है, और ये सब 34 है। हिंदी का छूट गया, हिंदी यहाँ। सिंपली रिटर्न सेल्फ डॉट हिंदी, जो वैल्यू वो दिखा दो। देखो नन जो दिखा रहा है ठीक हो जाना चाहिए। देखो 34 34 34, 33 से ज़्यादा है तो 33 ज़्यादा होने पे नॉर्मल है, फेल नहीं माना जाएगा, और 80 से ज़्यादा नहीं है तो डिक्टेशन नहीं माना जाएगा। तो स्थिति ये आई कि ये इतना नंबर लाने के बाद भी फेल हो गया, ये थर्ड आ रहा था। तो अब जो इसका रिज़ल्ट है वो एकदम परफेक्टली फाइन काम कर रहा है, एकदम अच्छे से। और मज़ेदार बात ये है कि हम लोग इसको अच्छे से पिंच कर पा रहे हैं। देखो इसको एडिट करते हैं, इसमें 50 नंबर लाया है, इसमें 45 और इसमें 12 नंबर। देखना 2 सब्जेक्ट में फेल दिखाएगा, एफ एफ। मतलब पूरी तरह से रिज़ल्ट डायनेमिक हो चुका है, यानी कि हम लोग पूरा रिज़ल्ट देख सकते हैं डायनेमिकली। अब एक और पंगा है, वो ये है कि हम लोग इसको प्रिंट आउट करना चाहते हैं। तो किसी भी पेज को प्रिंट आउट करने के लिए सबसे पहले का ये रहता है कि तुम उसके बाद एक फ्लिक्स डालते हैं, फ्लिक्स -1, और थोड़ा पैडिंग डाल देते हैं। इसके अंदर में एक बटन डालते हैं, बटन नॉर्मली बटन टैग से भी कर सकते हैं। तो ये बटन टैग पे फिर प्रिंट लिखा रहेगा, और चूँकि क्लास लगा के यहाँ पे इसका कलर चेंज कर सकते हैं, तो इसको रेड कलर देते हैं 6700, टेक्स्ट डैश वाइट, px3 py2 राउंडेड। और तुम जब इसको देखोगे आउटपुट में तो ये प्रिंट बटन आ रहा है। बीच में चाहते हो तो ऊपर वाले जगह पे आना, जस्टिफाई बिटवीन लिख देना, और इसका फ्लिक्स फॉन्ट, जस्टिफाई बिटवीन नहीं, जस्टिफाई सेंटर। देखो तो ये जो प्रिंट पे क्लिक करने से काम करे प्रिंट आउट, ये कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ऑन क्लिक। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो विंडो डॉट, ये फंक्शन जावास्क्रिप्ट का लगा रहे हैं, प्रिंट, विंडो डॉट प्रिंट। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखो प्रिंट वाला सेक्शन खुल गया, और ये प्रिंट आउट के लिए पूछ रहा है। लेकिन जब प्रिंट आउट की स्थिति आ रही है तो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा और सुंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे, जहाँ पे हम लगाए 10 बाय 12, यहाँ पे लिख देंगे खाली MD साइज़ में। MD मतलब मीडियम साइज़ में, तो जो एक्सेस होता है, देखो फॉर्मेटर है पहले से। तो अगर तुम इसको ऐसे कर दोगे और यहाँ लिख दो कि W' फुल नॉर्मल साइज में, LG में कर दो इसको, वापस देखो देखो मस्त लग रहा है। ऊपर का हेडर सेक्शन भी आ रहा है, लेकिन हमको प्रिंट आउट में हेडर सेक्शन नहीं चाहिए। तो इसके लिए तुमको यहाँ पर लिखना होगा, हेडर में आकर ये से लिखना होगा कि प्रिंट में हिडन हो जाए, शायद ये लिखते हैं, परफेक्ट। तो प्रिंट आउट में हेडर नहीं दिखेगा। आज देखो ये प्रिंट बटन भी दिख रहा है कि खुद हेडर छुप जाए, ऐसा भी कर सकते हो। इसके लिए तुम आओगे प्रिंट आउट बटन के पास, जहाँ प्रिंट आउट बटन है, और वहाँ पे क्या लिखोगे, प्रिंट होने में ये हिडन हो जाए। ये देखो जब प्रिंट आउट का PDF बनेगा तो तुमको दिखेगा कि उसमें बटन नहीं दिख रहा है। अच्छा यहाँ पे बॉर्डर का थोड़ा गड़बड़ी है, उसको सही कर लेते हैं। टोटल मार्क्स और डिवीज़न में, तो रिज़ल्ट में ही टोटल मार्क्स में और डिवीज़न में ये जो TH बना है इसमें बॉर्डर नहीं है, और PX P3। एक और बात इंपॉर्टेंट, ये चारों में कॉलेज पेन 2 लगाना था। कॉलेज पेन चेक करो इसमें, अब बॉर्डर देखो, ठीक है। तो कोई चीज़ ऐसा जो यहाँ पे तुम दिखाना चाहते हो प्रिंट आउट के केस में खाली,
तो उसको दिखा भी सकते हो, जैसे सिग्नेचर या मोहर या फिर कोई और क्रेडिबिलिटी। देखो किसी चीज़ को प्रिंट आउट में कैसे दिखाते हैं वो देखो। तो प्रिंट आउट में दिखाना चाहते हो तो तुम उसके लिए डिज़ाइन बनाओ, आराम से लिखो। देखो, दिस रिजल्ट इज़ कंप्यूटर जनरेटेड, ठीक है। दिस कंप्यूटर जनरेटेड, इसको अच्छे से बोल्ड वोल्ड करते हैं। टेक्स्ट डैश LG, फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड, ठीक है। और तुम इसको देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, बट ये हमको नॉर्मल डिस्प्ले में नहीं दिखाना है, ठीक है। यानी स्क्रीन लिखोगे, स्क्रीन में नहीं दिखाना है, यानी हाइड कर दो, ठीक है। देखो, स्क्रीन नहीं बोलते हैं, हम यहाँ लिखते हैं प्रिंट में शो हो, पता नहीं, याद नहीं आ रहा है। टेलविंड CSS के वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ सीख लेते हैं कि क्या था। डॉक्यूमेंटेशन, और यहाँ पर हम सर्च भी कर लेते हैं। याद नहीं आ रहा है जी। मीडिया क्वेरी, ग्रीड हो गया, प्रीफर्ड हो गया, डार्क वर्जन हो गया, प्रिंट ब्लॉक हिडन, हाँ यही है। देखो नॉर्मल में हमको हिडन चाहिए तो हिडन लिख दिया, और प्रिंट में लिख दिया कि हमको ब्लॉक कर दो, यानी दिखाओ। नॉर्मल में दिख रहा है नहीं, लेकिन प्रिंट आउट के केस में दिखेगा, दिखेगा ना जी, दिख रहा है। इसका कलर थोड़ा सा ग्रे कर देते हैं, देखने में टेक्स्ट डैश ग्रे डैश, चलो चेक करते हैं एक बार और। नहीं दिख रहा है, ग्रे कलर में, परफेक्ट। तो ये चीज़ें लोगो लगा के दिखाना है, ऊपर में लोगो यहाँ पे रहना चाहिए, इंडियन रिजल्ट लिखा हुआ आना चाहिए, वो सब भी हम लोग कर सकते हैं आराम से। देखो टेबल से ऊपर यहाँ पर एक H1 टैग बनाते हैं और लिखते हैं क्लास नेम, फॉन्ट डैश सबसे मोटा होता है ब्लैक, ठीक है। टेक्स्ट डैश 4XL, indian result.com, ठीक है। अब इसमें कह देंगे तुम बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, छुपा हुआ होगा, जब प्रिंट आउट का केस आएगा तो ये दिखना चाहिए ब्लॉक, ठीक है। और उसके बाद बॉर्डर दे दो, पेडिंग दे दो, टेक्स्ट सेंटर कर दो, इतना सब कुछ। तो जब प्रिंट आउट में आएंगे तो वो एकदम बस मस्त ऊपर में दिखेगा। क्या नहीं बन रहा है, बन रहा है। तो ये हो गया आपका रिज़ल्ट दिखाने का बेहतरीन तरीका। अच्छा, ये PDF फाइल में प्रिंट करोगे ना, तो PDF फाइल में भी ये हम लोग ऐसे कर सकते हैं। देखो, तो हम इसका नाम रख लेते हैं रिज़ल्ट, ठीक है। तुम नोटिस करना मेरे डेस्कटॉप पे एक रिज़ल्ट नाम का फाइल आया होगा, किधर गया, डेस्कटॉप पे आया था ना, कहीं और चिपका दिया। एक बार और देख लेते हैं कहाँ गया, डाउनलोड में। डाउनलोड में जाके देखते हैं वो PDF स्टोर हुआ है कि नहीं हुआ। ये देखो, और ये फाइल देखो, मस्त, ठीक है। तो हम लोग इंडियन रिजल्ट वाला वेबसाइट का अल्टीमेट बेसिक सा माइनर सा प्रोजेक्ट था, इसलिए यहाँ तक कह सकते हैं कि कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय।